क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद सूरह नंबर 87 वर्स नंबर 14-15 में फरमाया है कि बेशक उसने फलाह पाई जो पाक हो गया और जिसने अपने रब का नाम याद रखा और नमाज पढ़ता रहा। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया है, इन दोनों आयत में फरमाया है कि जिसने नमाज को बर वक्त अदा किया, बुरे अखलाक से अपने आप को पाक कर लिया, अहकाम इस्लाम की ताबेदारी करता रहा, सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी और उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज पढ़ता रहा, उसने फलाह और निजात पा ली। इससे एक तो फलाह जो है वो मुराद है कि हम आखिरत की फलाह पा लें, आखिरत की कामयाबी हासिल कर लें। इसमें 3 काम बताए गए हैं। नमाज पढ़ी, अपने रब का नाम याद रखा और पाक हो गया। जिसने ये 3 काम कर लिए उसने कामयाबी हासिल कर ली। तो इस कामयाबी से महज ये मुराद नहीं है कि हम आखिरत में कामयाब होंगे, इससे हम दुनिया में भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं इन 3 चीज़ों के ज़रिए। तो पाक होने का क्या मतलब है कि हम किससे पाक हो जाएं? पाक होने का मतलब है कि हम बुरे अखलाक, कुफ्र, शिर्क, तमाम गुनाहों से अपने आप को पाक कर लें। आगे अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने रब का नाम याद रखा, यानी हर चीज़ में आपको अपने रब को याद रखना चाहिए। इसलिए हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने से पहले अब अल्लाह का नाम लेते हो, दुआएं पढ़ते हो, बिस्मिल्लाह पढ़ते हो, पानी पीने से पहले, हर काम से पहले अपने रब को याद रखते हो। और नमाज तो फिर ये तो बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसके बगैर फलाह मुमकिन ही नहीं है। आप अजान में भी सुनते हो, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। तो उस कामयाबी का भी ये इसी मफहूम में लाया गया है कि नमाज पढ़ोगे तो कामयाब हो जाओगे, ना सिर्फ दुनिया में आखिरत में बल्कि दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे। आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप यहाँ से कुछ सीखोगे, सीख कर आपका मकसद क्या है कि आप कामयाबी हासिल करोगे, दुनिया में एक्सेल करोगे, आप आगे माशाल्लाह आप मतलब बड़े ऑफिसर बनोगे, ब्यूरोक्रेट्स बनोगे। तो आप भी कामयाबी के लिए इधर बैठे हो ना। तो अगर आपने ये कामयाबी हासिल करनी है तो इन 3 कामों पर भी अमल करें, यानी अपने आप को गुनाहों से बचाएं, उठते बैठते अपने रब का नाम याद रखें और नमाज बाकायदगी के साथ पढ़ते रहें। इंशाल्लाह आप ना सिर्फ आखिरत में कामयाब होंगे बल्कि दुनिया में भी कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अल्लाह के नबी ने भी इस आयत के मफहूम में एक हदीस इरशाद फरमाई है कि जो शख्स अल्लाह के वहदहु ला शरीक लहू होने की गवाही दे, उसके सिवा किसी की इबादत ना करे और मेरी रिसालत को मान ले और पाँचों वक्त की नमाज़ों को पूरी तरह हिफाजत करे, वो निजात पा गया। तो अल्लाह के नबी ने भी इसी इसी आयत की तशरीह फरमा दी है। चलें, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो हम आज के इस वीडियो में बेसिकली 3 एडिटोरियल्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला है कोएर्सिव डिप्लोमेसी, दूसरा है टेल ऑफ 2 इकोनॉमिक मॉडल्स और तीसरा है होप फॉर आवर आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम। तीनों ही बड़े नॉलेजफुल और अच्छे आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं। शुरू करते हैं हम पहले से, कोएर्सिव डिप्लोमेसी से। ये एक हमारे मुल्क की बड़ी नामवर शख्सियत मलिहा लोधी साहिबा ने लिखा है इसको, जो कि एम्बेसडर रह चुकी हैं यूके में, यूनाइटेड नेशंस में और यूएसए में। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं हम कि कोएर्सिव डिप्लोमेसी होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है। कोएर्सिव बेसिकली ये निकला है कोएर्स से, जिसका मतलब होता है फोर्स। तो कोएर्सिव का मतलब हुआ समथिंग रिलेटिंग टू फोर्स, रिलेटिव टू यूज ऑफ फोर्स, पावर, स्ट्रेंथ। डिप्लोमेसी जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है
ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए से मुख्तलिफ नेशंस, लोग या ग्रुप ऑफ पीपल कह लें, वो आपस में रिलेशंस बनाते हैं, ना सिर्फ बनाते हैं बल्कि उनको मेंटेन भी रखते हैं। तो अब सिर्फ डिप्लोमेसी को मिलाकर हम इस तरह समझ सकते हैं कि द यूज़ ऑफ थ्रेटन फोर्स एंड एट टाइम्स द एक्चुअल फोर्स टू बैक अप द थ्रेट टू इंड्यूस एडवर्सरी टू चेंज इट्स बिहेवियर। कि कई दफ़ा हम थ्रेट करते हैं, थ्रेटन फोर्स थ्रेट यूज़ करते हैं किसी चीज़ के लिए, और बाद दफ़ा हम एक्चुअल फोर्स यानी कि एक्चुअल फोर्स कह लें कि आप मिलिट्री कह रहे हो, मिलिट्री फोर्स यूज़ करते हैं किसी भी नेशन के खिलाफ। तो इसका बेसिक वजह क्या होती है कि हम उसको थ्रेट कर रहे होते हैं अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए, ताकि अपना रवैया चेंज करे। ये आर्टिकल बेसिकली जो है ना, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के रिलेशंस को हाईलाइट कर रहा है, जो हाल ही में काफ़ी वजूहात की वजह से बहुत डाउनवर्ड जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि 2021 में तालिबान की हुकूमत आने के बाद अफ़गानिस्तान में टीटीपी को काफ़ी, जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो काफ़ी आउटलाड हो गए थे। वो काफ़ी अटैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर, जो पोस्ट बनी हुई है उनके ऊपर कर रहे हैं अटैक। तो पाकिस्तान ने काफ़ी दफ़ा अफ़गान गवर्नमेंट को कहा है कि आप इनको आप इस काम से रोकें, लेकिन उधर से कोई प्रॉपर जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। दे आर ऑलवेज आस्किंग फॉर मोर टाइम टू डू दिस। तो आखिरकार पाकिस्तान ने इनके खिलाफ जो उधर मौजूद थे तहरीक तालिबान की हाइड आउट से, उन पे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स किए हैं। तो ये बेसिकली थे, एक अटैक हुआ पाकिस्तानी ट्रूप्स के ऊपर बॉर्डर के ऊपर, तो उसका रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तान ने ठहराया है काबुल को। तो उसकी रिटेलिएशन में ये अटैक किए गए हैं, वहाँ पे एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इंटेलिजेंस बेस्ड टेररिस्ट ऑपरेशंस हैड बीन कंडक्टेड इन अफगान बॉर्डर रीजन्स। तो काबुल की तरफ से इस पर बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया है। उन्होंने काफ़ी टफली वर्डेड स्टेटमेंट्स इशू किए हैं इसके बारे में, और इन अटैक्स को कंडेम किया है। ये एयर स्ट्राइक्स जो हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान की कोएर्सिव डिप्लोमेसी तालिबान की तरफ, उसका ये एक सबूत है। और पाकिस्तान इस्लामाबाद, अब पाकिस्तान का कैपिटल है तो इस्लामाबाद हम कहेंगे पाकिस्तान की गवर्नमेंट को। इस्लामाबाद इंक्रीजिंगली टफ अप्रोच हैज़ आल्सो इन्वॉल्व यूज़ ऑफ इट्स कंसिडरेबल लेवरेज। तो पाकिस्तान प्रॉपर अपनी फोर्स यूज़ कर रहा है अफगान तालिबान के खिलाफ। जो तालिबान बेसिकली आप टीटीपी कह लें, टीटीपी के खिलाफ तालिबान के अंदर जो मौजूद है। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को सिर्फ डिप्लोमेसी के लिए सिर्फ ये कर रहा है कि वहाँ पे ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं, बल्कि और भी काफ़ी जो है स्टेप्स वो लिए गए हैं, जिसमें ट्रांजिट ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस और जो अफगानी रिफ्यूजीज थे यहाँ पर, उनको यहाँ से निकालने के बारे में जो काफ़ी सारे जो हैं और स्टेप्स भी लिए गए हैं इस तरह के। तो पाकिस्तान ने बहुत से जो अफगान आइटम से जो इंपोर्ट होते हैं वाया पाकिस्तान, उनको बैन कर दिया है। उनको ये बेसिकली ये है कि वो स्मगलिंग की वजह से स्मगल होकर वहाँ से आ रहे हैं, तो उन पर टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह नहीं होती, तो उसको बैन कर दिया गया है। दूसरा जो है कि बहुत से कमर्शियल गुड्स पे अब प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ना वो आयद कर दी गई है। अब प्रोसेसिंग फ़ी ऑन सेवरल कैटेगरीज ऑफ कमर्शियल गुड्स। और तीसरा जो इसमें हुआ है कि जो अफ़गान इम्पोर्टर्स हैं जो वहाँ से कुछ लाते हैं, तो उनको बैंक में गारंटीज़ के तौर पे कुछ सबमिट करवानी पड़ती है मनी। इसका बेसिक जो वजह है वो ये बताई गई है कि जो जो अफ़गान जो हैं इम्पोर्टर्स, वो जो वहाँ से कुछ चीज़ें ला रहे हैं, ये इधर से लेके जा रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो प्रॉपर जो उन्होंने बताई हुई जगह या प्रॉपर जो उनकी लोकेशन है वहाँ तक पहुँच पा रही है कि नहीं पहुँच पा रही। कहीं वो स्मगलिंग में या किसी और काम में तो इस्तेमाल में नहीं हो रही, टेररिज्म वगैरह में। उसको रोकने के लिए ये स्टेप लिया गया है। इसी पॉजिटिव डिप्लोमेसी में पाकिस्तान ने
जो इलीगल अफगान रिफ्यूजीज पाकिस्तान में रह रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उनको एक्सपेल कर रहे हैं, यहाँ से निकाला जा रहा है। ये भी एक अफगान गवर्नमेंट के ऊपर एक उसको फोर्स किया जा रहा है ताकि वो वहाँ पर टीटीपी को कंट्रोल करें। ये भी कोर्सिव डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। पाकिस्तान में तकरीबन 7 लाख के करीब अबाउट 700,000 जो अफगान रिफ्यूजीज़ हैं वो रह रहे हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट के मुताबिक जो मैक्सिमम सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, मेजॉरिटी ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग्स वो अफगान नेशनल्स ने की हैं। तो इसकी वजह से पाकिस्तान ने यहाँ से इनको एक्सपेल करना शुरू कर दिया है। इसके बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया इसको काबुल गवर्नमेंट की तरफ से, ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और यूएन की तरफ से भी, लेकिन पाकिस्तान ने इसको सेटबैक नहीं लिया और अफगान रिफ्यूजीज़ को निकालने का ये अमल जो है वो जारी है। इसके अलावा बॉर्डर के ऊपर वन डॉक्यूमेंट रेजाइम वो शुरू कर दी गई है कि अब जो अफगान बाशिंदे होंगे जो वहाँ से आने वाले, उनको प्रॉपर एक पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होगी, वो उसके बगैर सफ़र नहीं कर सकेंगे अक्रॉस द बॉर्डर। पहले ऐसा होता रहा है कि उनको परमिट जारी होते थे पाकिस्तान के इधर से ट्राइब्समैन को और उधर से अफगान ट्राइब्समैन को, कि ये उन परमिट्स की वजह से अक्रॉस द बॉर्डर ये मूवमेंट कर सकते थे, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है और प्रॉपर पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत होगी। इन सब सूरत हाल की पेश नज़र जो दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात थे, जो रिलेशंस थे, वो काफ़ी डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहे थे। उनका मुस्तकबिल में काफ़ी कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा था, अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही थी। तो इस डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो है उसने विज़िट किया अफ़गानिस्तान का। इसका बेसिक मकसद था कि ट्रेड इश्यूज जो हैं उनको डिस्कस किया जाए। तो इससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान जो है अब कोर्सिव डिप्लोमेसी के साथ साथ दूसरे मेथड्स भी यूज़ कर रहा है, जिसमें रिलेटिवली ज़्यादा स्टिफ फंड और फोर्सफुल एक्ट नहीं किए जा रहे हैं। तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं कि इस्लामाबाद वाज नाउ यूजिंग कैरेट्स नॉट जस्ट स्टिक्स इन इट्स पॉलिसी अप्रोच। इस सब का जो बेसिक इफ़ेक्ट होगा, जो कंबाइंड इफ़ेक्ट होगा पाकिस्तान की इस कोर्सिव डिप्लोमेसी का और दूसरे मेजर्स का, वो यही है कि तालिबान को जो मौजूद वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए और अपने अक्रॉस द बॉर्डर जो है ये इन्फिल्ट्रेशंस और दूसरे कामों को रोकने के लिए उन्हें आगे मूव ऑन करना पड़ेगा ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर हो सके। चलिए हम इम्पोर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो रिपैट्रिएटेशन है, इसका मतलब होता है कि अपने मुल्क को वापस जाना, द एक्ट ऑफ रिटर्निंग टू द कंट्री ऑफ ओरिजिन। कोर्सिव है, रिलेटिंग टू यूज ऑफ फोर्स, हम पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। रिटेलिएशन है, रिवेंज है। रिटेलिएशन का मतलब कि बदला लेना, रिटेलिएशन किसी आप पे कोई अटैक किया जाता तो आप उसके बदले में आप वापस अटैक कर, उसको रिटेलिएशन करते हैं। प्रोवोकेटिव है, स्टिमुलेटिंग लेवरेज पावर टू एक्ट इफेक्टिवली और फ्रॉड मार्क बाय डिस्ट्रेस। चलिए यहाँ पर हम एक एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे जिनके आप आंसर कमेंट सेक्शन में दोगे। तो इसका जो पहला है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस एडिटोरियल से, वो है कि व्हेन डिड तालिबान रिटर्न टू पावर इन अफगानिस्तान, 2020, 2021, 2019 और 2018। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो एडिटोरियल है वो अ टेल ऑफ टू इकोनॉमिक मॉडल्स, बहुत इंफॉर्मेटिव है ये, बाय मोहिउद्दीन आजम साहब। इंडियन पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली दो इकोनॉमिक मॉडल्स के दरमियान घूम रही है। ये दोनों इकोनॉमिक मॉडल्स हैं जो वहाँ पे जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया की, उनकी तरफ से दिए गए हैं इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए। गुजरात इकोनॉमिक मॉडल
ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और जो दूसरा है वो दिल्ली इकोनॉमिक मॉडल, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। पहले हम डिस्कस करते हैं गुजरात इकोनॉमिक मॉडल को। ये नरेंद्र मोदी साहब जो अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पेश किया था जब वो 2001 से 2014 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। जब 2001 में ही टुक ओथ एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तो गुजरात स्टेट को बहुत से चैलेंजेस का सामना था, जिनमें टेक्सटाइल कोलैप्स ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लोड शेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनल रियॉट्स, स्वेयर वाटर शॉर्टेज ड्यू टू ड्रॉट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहाँ पे वो सही काम नहीं कर रही थी, लोड शेडिंग थी। जब लोड शेडिंग हो तो इंडस्ट्री लाजमी बात है वो सही तरह काम नहीं कर सकती। कम्युनल रियॉट्स थे और फेमाइन वगैरह की वजह से वहाँ पर सख्त पानी की कमी थी। और हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि 2001-2 में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के कोलैप्स करने की वजह से तकरीबन 60% पीपल हैड लॉस्ट देयर जॉब्स। तो गुजरात की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उन्होंने बेसिकली 4 जो है ना वो इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करवाए थे। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, ये पहला था कि आपको इन्वेस्टर्स को होंगे या दूसरे इस तरह के मामलात हैं तो उनको 1 विंडो क्लियर सिस्टम पेश किया गया कि वो अपने सारे मामलात एक ही छत के नीचे और शॉर्ट टाइम में अपने क्लियर करवा सकें। दूसरा जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था वो था लैंड बैंकिंग सिस्टम। चलें लैंड बैंकिंग सिस्टम को थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कि लैंड बैंकिंग सिस्टम क्या होता है। लैंड बैंक एज अ पब्लिक अथॉरिटी और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड टू अक्वायर, होल्ड, मैनेज एंड ओकेजनली रीडेवलप द प्रॉपर्टी टू रिटर्न द लैंड टू गुड एंड प्रोडक्टिव यूज। लैंड बैंक्स जो हैं ये बेसिकली एक पब्लिक अथॉरिटी होती हैं जिनका बेसिक काम होता है कि वो जो गैर इस्तेमाल की जो ज़मीन होती है उसको हासिल करते हैं, उसकी मैनेजमेंट करते हैं, उसको डेवलप करते हैं उसमें, ताकि उसको फिर वापस जो है इन्वेस्टर की तरफ या एग्रीकल्चर के यूज़ के लिए उनको प्रोडक्टिव बनाया जाता है ताकि उनको एक प्रॉपर इस्तेमाल किया जा सके। तो ये होता है लैंड बैंकिंग सिस्टम। ओके, नेक्स्ट उन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया था वो था रेजोल्यूशन ऑफ वाटर शॉर्टेज। जो पानी की कमी का मसाइल थे उनको उन्होंने हल किया और लोड शेडिंग को उन्होंने कम किया या उस पर काबू पाया। तो इसके आउटकम ये हुए कि तकरीबन नेक्स्ट जो 20 ईयर थे उसमें गुजरात स्टेट की जो जीडीपी थी वो काफ़ी ऊपर गई, उसने काफ़ी तरक्की की, अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ। और ये इंडिया की लार्जेस्ट जो इंडस्ट्रियल स्टेट बन गई और इंडियन गुड्स की लार्जेस्ट इंपोर्टेड स्टेट बन गई इन 33% ऑफ टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स। दिस मॉडल स्टिल इम्प्रूविंग गवर्नेंस इंडिकेटर्स, अट्रैक्टिंग फॉरेन एंड नेशनल इन्वेस्टमेंट्स एंड एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इन्हांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो ये स्टिल भी इससे बहुत से जो है ना वो बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं स्टेट को। जी नेक्स्ट था जिसमें हम डिस्कस करना हमने दूसरा इसमें जो मॉडल है वो है दिल्ली इकोनॉमिक मॉडल। ये अरविंद केजरीवाल साहब हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये आम आदमी पार्टी के एक मेंबर हैं और फॉर्मर ब्यूरोक्रेट भी रह चुके हैं। इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। ये बेसिकली ये गुजरात के मॉडल के बरक्स ये पब्लिक वेलफेयर पे है। सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर, ये गरीब लोगों के जो मसाइल हैं उनको बेसिक ये डील कर रहे हैं। तो एक आम आदमी के जो मसाइल उनमें शामिल है कि क्वालिटी एजुकेशन, उसके बच्चों को अच्छी तालीम मिले, हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटल वगैरह अच्छे हों, और जो उसको सिक्योरिटी हासिल हो। अब सिक्योरिटी हासिल करने के लिए CCTV सर्विलेंस वगैरह या सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ में चेंज करना,
इस तरह के जो हैं वो मामलात किए जाते हैं। और नेक्स्ट आज एजुकेशन में उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो यंग स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी अच्छा माहौल प्रोवाइड किया गया है, अच्छा इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है। और जो मेन जो इसमें चीज़ थी वो थी करप्शन का ख़ात्मा करना, कर्बिंग करप्शन स्पेशली इन गवर्नमेंट ऑफिस। करप्शन इज़ अ मेन एविल, किसी भी सोसाइटी को ये फ्लरिश होने से ये रोकती है करप्शन। तो इसको सबसे पहले उन्होंने ख़त्म करने के लिए इसके खिलाफ काफ़ी सारे जो हैं वो स्टेप्स लिए। इसके मॉडल के आउटकम ये रहे कि वहाँ पे जो स्कूल्स थे उनकी परफॉर्मेंस वो काफ़ी बेटर हो गई, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी वो अबाउट 25% ऑफ स्टेट बजट जो है वो एजुकेशन को अलाउट कर रही थी, एलोकेट कर रहे थे, जिसकी वजह से स्कूल्स जो है वहाँ के दिल्ली के स्कूल्स हैं वो टॉप रैंकिंग है इन इंडिया, अक्रॉस द इंडिया। और तकरीबन इसके ना सिर्फ एजुकेशन में इसके वजह से मसाइल हल हुए, बल्कि 73% रेजिडेंट्स ऑफ दिल्ली आल्सो गेट फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी। 73% जो आवाम है दिल्ली की वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी इंजॉय कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया गया, फ्री वाईफाई कम्युनिकेशन को बेहतर किया गया, वहाँ पे वाईफाई फ्री और मिल रहा है, पानी के मसाइल नहीं है, पानी फ्री होता है। और जो मेन जो इसमें जो उन्होंने काम किया वो करप्शन को ख़त्म करके बजट सरप्लस शो किया है। और ना सिर्फ करप्शन को ख़त्म किया है बल्कि गवर्नमेंट के जो गैर ज़रूरी जो एक्सपेंडिचर्स थे उनको कम किया गया है, जिसकी वजह से सरप्लस बजट जो है वो गवर्नमेंट ने शो किया है। और इसका स्टेट का जो रेवेन्यू है वो भी ऑलमोस्ट डबल हो गया है, फ्रॉम 30,000 करोड़ टू 69,000 करोड़। तो गवर्नमेंट ने इस मेथड के ज़रिए, इस मॉडल के ज़रिए से जो सिटीजन हैं उनको एक प्रॉपर इम्प्रूव्ड माहौल जो है प्रोवाइड किया है, जिसकी वजह से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो बेहतर हो रही हैं वहाँ की। अब इस सब डिस्कशन के पीछे जो हमारा मेन कंसर्न था कि इन दोनों मॉडल्स में से पाकिस्तान के लिए कौन सा मॉडल सूटेबल है। तो पाकिस्तान के जो करंट इकोनॉमिक जो पैराडिकमेंट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए दोनों मॉडल्स ही यूज़फुल है। लेकिन जो पाकिस्तान की इकॉनमी की जो बेसिक है, जैसे आप देख लें कि लोन्स लिए जा रहे हैं और दूसरे मसाइल हो रहे हैं हायर लेवल पे, तो उनको कंट्रोल करने के लिए गुजरात का जो मॉडल है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव मालूम होता है। जो फर्स्ट टू इनिशिएटिव्स है ना गुजरात इकोनॉमिक मॉडल के, वो पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल विंडो क्लियर सिस्टम और सेकंड है लैंड बैंकिंग सिस्टम। पाकिस्तान को भी सिंगल विंडो क्लियर सिस्टम की ज़रूरत है। जो फॉरेन और लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे बहुत से बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं कि उनको इस सारे मसाइल जो हैं वो रेड टेपिज्म की बजाय, यानी कि उनको दफ्तरों के लंबे चक्कर और फॉर्मल जो हैं कवानीन उनको फॉलो करने के बजाय उनको बहुत ही कम टाइम में एक ही जगह पर जो है उनको सब डॉक्यूमेंटेशंस उनको मिल जाए। तो इसके लिए जो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो एक ऑटोमेटेड सेंट्रली कनेक्टेड ऑनलाइन सिस्टम जो है ना वो लॉन्च किया जाए, कि दफ्तरों के बजाय जाने के बजाय ये सारा सिस्टम ऑनलाइन किया जा सके। ऐसे करप्शन का भी काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा जो है वो लैंड बैंकिंग सिस्टम क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान को अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए बहुत से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने हैं। तकरीबन 9 इकोनॉमिक सोशल जोन्स वो जो है इस्टेब्लिश करने हैं पाकिस्तान ने। तो इसके लिए जो लैंड एक्विजिशन है वो उसके में बहुत से मसाइल आ रहे हैं। इन मसाइल को हल करने के लिए पाकिस्तान को लैंड बैंकिंग सिस्टम की बहुत
अशद ज़रूरत है, क्योंकि ये एक इंडस्ट्रीज़ के लिए एक बड़े पैमाने पर लार्ज स्केल पे ये ज़मीन जो है और जो लैंड है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए कंक्लूड करते हैं कि पाकिस्तान इससे ना सिर्फ एक मॉडल से बल्कि दोनों मॉडल को मिक्स करके इससे पाकिस्तान की ना सिर्फ इकॉनमी बेहतर होगी बल्कि एक आम आदमी के जो मसाइल हैं वो भी हल हो सकते हैं। तो ये दोनों इकोनॉमिक मॉडल्स ही पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी हैं। चलिए जाते हैं इस एडिटोरियल के एमसीक्यूज सेक्शन की तरफ। तो हु प्रेजेंटेड अ दिल्लीज इकोनॉमिक मॉडल? नरेंद्र मोदी, दूसरा ऑप्शन है अरविंद केजरीवाल, मनमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन है नन। तो आप इनका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ आते हैं कि स्वार्न है टेकिंग ओथ, उर्दू में कहते हैं हलफ उठाना। रिजॉर्ट्स है पब्लिक एक्ट ऑफ वायलेंस बाय एन अनरूली मॉब, लोगों की एक बड़े पैमाने पर जो है वायलेंस करना और एहतजाज करना। कंड्यूसिव, कंट्रीब्यूटिव, अनप्रेसिडेंटेड, हैविंग नो एग्जाम्पल बिफोर, उर्दू में कहेंगे बेमिसाल, मैनेस, सोर्स ऑफ डेंजर, खतरे का जरिया, वजह, सर्वेलेंस, क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तीसरा ट्यूटोरियल हमारा होप फॉर अवर आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम। ये पाकिस्तान, इसमें पहले शुरू में बताते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, इकॉनमी बहुत कमज़ोर है, फ्रेजाइल है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो हर मसाइल की बेसिक जड़ जो है वो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नज़र आती है। और दूसरे मसाइल में पॉलिटिकल अनरेस्ट है, स्प्रेडिंग टेररिज्म तो पाकिस्तान को काफ़ी टाइम से एक बड़े बड़े मसले के तौर पे पाकिस्तान को उसका सामना रहा है। सेक्टेरियन वायलेंस है, सोशल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक डिक्लाइन है। तो ये सब इश्यूज बेसिकली आ कहाँ से रहे हैं, ये अराइज कहाँ से हो रहे हैं? लैक ऑफ टॉलरेंस, अदम बर्दाश्त, जनरल अंडरस्टैंडिंग और लिटरेसी। ये तीनों इश्यूज जो हैं ये जो निकल रहे हैं वो निकल रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम की वजह से, जो कि एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम नहीं है, इनएफिशिएंट है। एजुकेशन सिस्टम और इनएफिशिएंट क्यों है, इसकी बेसिक जो वजूहत हैं वो हम शेयर करते हैं यहाँ पे आपके साथ। एजुकेशन हैज़ बिन व्यूड एज अ स्टेप चाइल्ड, इसको प्रॉपर ट्रीट ही नहीं किया गया कि इसको आप स्टेप चाइल्ड की तरह आपने देखा है, सौतेली औलाद की तरह, इसका प्रॉपर इसको ध्यान ही नहीं दिया गया इसके ऊपर। एजुकेशन सिस्टम ने सबसे कम जो बजट है वो हासिल किया है, लोवेस्ट बजट है, तो जिसकी वजह से एजुकेशन सिस्टम की जो एक्सीलेंसी और वो ख़त्म हो गई। इकोनॉमिक कंडीशन जो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम ने इम्प्रूव करनी थी, पॉलिटिकल सिस्टम को इम्प्रूव करना था, सोशल स्टैंडिंग को इम्प्रूव करना था, वो नहीं कर सका। हमारा सिस्टम कोलैप्स कर गया एजुकेशन सिस्टम। और तकरीबन पाकिस्तान 25 के करीब जो है एजुकेशनल पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद एजुकेशन सिस्टम हमारा फेल ही हुआ है। एजुकेशन सिस्टम के फेलियर की वजूहत में से और भी हम आपके साथ शेयर करें कि लैक ऑफ एडुकेट बजट नहीं होता, लैक ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, पॉलिसियाँ बन तो जाती हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। एग्जामिनेशन सिस्टम वो हमारा सही नहीं है, डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है, रट्टा सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में, कोई प्रॉपर एग्ज़ाम का सिस्टम नहीं है, फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, फुल फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, स्कूल्स नहीं है, स्कूल में है तो बेंचेज नहीं है, और जो इस तरह के दूसरे चीज़ें होती हैं वो नहीं है। हमारा अभी वो टाट सिस्टम चल रहा है, बाकी मसाइल उधर वैसे ही पड़े हुए हैं। टीचर क्वालिटी नहीं है, अच्छे टीचर्स की कमी है, एजुकेशन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, जैसे बता रहे थे आपको। डायरेक्शनलेस एजुकेशन है, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, बस पढ़े जा रहे हैं, और एनरोलमेंट नहीं है बच्चों को। अक्सर बच्चे हमारे जो हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, इनरोल ही नहीं किया गया, उनको इनरोल करवाया नहीं गया। स्कूल में बच्चे दाखिल होते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, हाई ड्रॉप आउट रेट है। स्कूलों में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, स्कूलों कॉलेजों में, जैसे रिसेंटली आप ये देख रहे हो एक कॉलेज का मसाइल थे जिसमें एक हमारे काफ़ी मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिशियन ने उसके काफ़ी इंटरफेयर किया, तो वहाँ उनके प्रिंसिपल साहब ने रिज़ाइन कर दिया है।
आउटडेटेड करिकुलम है हमारा करिकुलम, वो बहुत पुराना चल रहा है तकरीबन। अभी आप कह लो कि वो 20-25 साल से ज़्यादा कई कुछ बुक्स जो हैं, जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं हमारे मैट्रिक में और इंटर में। करप्शन है हर हमारे सोसाइटी के हर एक पोर्शन की तरह एजुकेशन सिस्टम में भी करप्शन है। मैनेजमेंट नहीं है, सुपरविजन नहीं हो रही इसके सिस्टम की, रिसर्च नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। अब एक मुल्क में, एक सूबे में कुछ कवानीन है, दूसरे में कुछ हैं, एक में कुछ करिकुलम है, दूसरे में कुछ है। इन मसाइल को के सोल्यूशन हम कैसे तलाश कर सकते हैं, वो सोल्यूशन हम कहाँ से तलाश कर सकते हैं? एक तो काम है कि पॉलिसीज़ बनाई जाए। पॉलिसीज़ बनाना एक मुश्किल काम नहीं है, असल होता है उनको इम्प्लीमेंट कराना, उनको प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी जो इसमें बात है कि एजुकेशन जो है वो प्रोविंशियल टॉपिक है। 18th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद वो प्रोविंशियल टॉपिक है, प्रोविंसेस इसको डील करते हैं मैक्सिमम। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हर इकोनॉमिक सेक्टर्स और सोशल सेक्टर्स के साथ जो है ना, वो मुकम्मल एक आज़ादी, ग्रेटर ऑटोनमी हासिल है, जिसमें एजुकेशन भी शामिल है इस सिस्टम में। फेडरल लेवल पे देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग्स एंड स्टैंडर्ड्स इन हायर एजुकेशन (MET and SHE) contributes coordinates with international development partners and serves as a platform for provincial education departments to exchange information and create synergy, synchronization and harmony। तो फेडरल लेवल पे भी जो है ये सिंक्रोनाइजेशन और हारमनी और इस तरह के जो हमांगी पैदा करने के लिए सूबों के दरमियान, तो ये एक MET एंड SHE नामी हमारी जो मिनिस्ट्री है वो भी काम कर रही है। तो जो की प्रॉब्लम्स हैं वो सिंगल यूनिफाइड पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उसके इम्प्लीमेंटेशन का है। हमारे पास ना कोई प्रॉपर एक सिंगल पूरे कंट्री के लिए, एक पूरी स्टेट के लिए एक पॉलिसी है, और ना ही हम उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। बहुत से प्लान्स जो हैं, पाकिस्तान हैड several plans of action regarding educational reform, but the political divide manifested through provincial government has always altered the process। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो हैं वो डिवीजन जो काज हो रही है, पॉलिटिकल डिवीजन का जो काज बन रही है, उसकी वजह से भी जो हमारी पॉलिसीज जो हैं वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही। जो बेसिक इसमें बड़ा जो आ गया है सिस्टम में फ्ला जो है, वो है रेड टेपिज्म का। रेड टेपिज्म क्या होता है कि जिसमें आपका जो एक फॉर्मल जो बने हुए हैं आपके लॉज हैं, जैसे एक्सेस रेगुलेशंस हैं, रिजिड कंफर्मिटी है, तो ये जो फॉर्मल रूल्स बने हुए हैं, इन पे ऊपर जो रिजिड कंफर्मिटी और या इन पे एक्सेसिव रेगुलेशंस आप लगा देते हो, तो इसकी वजह से जो बहुत से एक्शंस हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के, वो जो है हिंडर हो जाते हैं, वो रुक जाते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर सकते। इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाते हैं ये। तो ये भी एक बेसिक जो वजह है हमारे इसके सिस्टम के, एजुकेशन सिस्टम के फेलियर की। इस सब को कम करने के लिए, सबको कंट्रोल करने के लिए, ख़त्म करने के लिए जो एक काउंसिल बनाई गई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की लीडरशिप में, SIFC, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल। बेसिकली ये बनी है पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कैप्चर करने के लिए, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए से। वन विंडो ऑपरेशन में यही है कि वो जो है ना, रेड टेपिज्म और स्ट्रक्चरल जो इश्यूज हैं इनको बाईपास कर दिया जाता है, इनकी वजह से कोई रुकावट पेश नहीं आती। तो ये ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट में मददगार है, हेल्पफुल है, इट इज़ आल्सो वेरी यूजफुल फॉर एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम से भी ये रेड टेपिज्म निकालने के लिए हमारी बहुत मदद कर सकता है ये SIFC। तो ये पाकिस्तान के बहुत से जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए एक रेमेडी के तौर पे काम कर सकती है। SIFC कैन बी अ सोर्स ऑफ सिंगल यूनिफाइड एजुकेशनल पॉलिसी that not only modernizes Pakistan education system to the needs of time, but also unify the nation through a single curriculum। एजुकेशन सिस्टम को ये मॉडर्नाइज कर सकता है और पूरी नेशन को एक सिंगल करिकुलम की तरफ ला सकता है, जिसके ज़रूरत पर बहुत ज़्यादा पास्ट में भी जोर दिया गया है।
नेशनल डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, जो एक नेशनल डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, इन्वेस्टमेंट इन यूथ एंड कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग आ स्किल्ड वर्क फोर्स, इसमें भी ये इन्फ्लुएंस कर रहा है SIFC। तो ये एक बहुत ही यूथफुल प्लेटफॉर्म है पाकिस्तान के हर शोबे के साथ साथ एजुकेशन के लिए भी। इंपॉर्टेंट वर्ड्स और उनके मीनिंग्स जो आते हैं, मैनिफेस्टेड है जो प्रोवाइड एविडेंस फॉर, एंटस है प्रोवोक समवन टू डू समथिंग डिफेक्टिव, हैविंग डिफेक्ट रेक्टिफाइड, हैविंग बीन पुट राइट, यानी किसी भी खामी को दूर करना। सिंक्रोनाइजेशन, causing something to occur at same time, और fostering है helping someone grow। आज के MCQs, इस एडिटोरियल के MCQs की तरफ आते हैं। तो ये है हाउ मैनी एजुकेशनल पॉलिसीज हैव बीन प्रेजेंटेड इन पाकिस्तान। तो ये 25, 21, 19 और 28। आंसर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।